Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स बाइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आगे की कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय को उनका इस्तीफा भेज दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए किया है। 74 साल के धनखड़ 2022 से उपराष्ट्रपति पद संभाल रहे थे। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कहा कि उन्हें कई भूमिकाओं में देश की सेवा का मौका मिला है और वे उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलों का दौर जारी है। धनखड़ के इस्तीफे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ये बहुत चौंकाने वाला है। पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और जो स्वार्थ कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। विपक्षी सांसदों की मांग है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा हो और पीएम इन पर जवाब दें। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। वहीं बिहार वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद शामिल हुए। कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हम एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग ही तो कर रहे हैं। दिस इज अ क्लियर अटैक ऑन डेमोक्रेसी। देयरफॉर इंडिया अलायंस totally decided to have a clear cut discussion. We are demanding a discussion on SIR. We don't want SIR. The election commission's neutrality is already disappeared. Therefore, we need a discussion. Government is not ready for a discussion at all. Yesterday in BAC, they agreed for a discussion on Pahalgam. That's fine. We are ready to wait for discussion next week. But this issue is one of the most important issue regarding democracy, relating to the democratic values of this country. The government is running away from the discussion because government is totally going to fix the election commission. बिहार चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में मतदाता सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले की जांच करनी चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। उधर बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विपक्षी विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष ने इस दौरान नीतीश कुमार के विरोध में नारे भी लगाए। सदन में विधायकों और मार्शल में धक्का मुक्की हुई। टेबल पलटने की कोशिश की गई। स्पीकर बार बार विपक्ष को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलते रहे। विपक्ष के विधायक नहीं माने और हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विधायक काले कपड़ों में सदन पहुंचे। उन्होंने कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के पोर्टिको के बाहर जमकर नारेबाजी की। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार
बिहार के 3 करोड़ लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं और वोट देने के लिए बिहार लौटते हैं। ऐसे में अनपढ़ और गरीब लोगों के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है? आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। 35 लाख वोटरों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। के दिन लोकतंत्र के काला दिवस है। 35 लाख वोटरों के नाम बाहर किए गए जो 2025 के विधानसभा के चुनाव में वो वोट देने से वंचित हो गए और यदि वर्तमान समय में और आने वाला विधानसभा के चुनाव में वोटबंदी जो की गई है SIR के थ्रू और वोट देने से वंचित करने का जो रवैया है उसके खिलाफ है और जब हमारे वोटर का ही अधिकार छीने जाएंगे तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने दें। इसलिए आज के डेट में आज हम लोग विधानसभा के अंदर कोई भी सरकार के मंत्री सत्ता पक्ष के विधायकों घुसने नहीं देंगे। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर 180 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 180 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। करीब 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत नहीं थे और जिन बयानों और कथाओं के आधार पर सजा दी गई थी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ATS की उस थ्योरी को भी खारिज कर दिया जिसमें सिमी और लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका बताई गई थी। इस फैसले के बाद जहां आरोपियों के परिवारों को राहत मिली है, वहीं देश की जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35B ने भारत को अलविदा कह दिया है। ये वही फाइटर जेट है जिसे 5 हफ्ते पहले हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के कारण केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ये फाइटर जेट ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। रास्ते में इसे हाइड्रोलिक फेल्योर, लो फ्यूल और खराब मौसम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद पायलट ने सबसे नजदीकी और उपयुक्त एयरपोर्ट पर लैंडिंग का फैसला किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग में मदद की थी। ईडी ने दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के 4 चर्चित अभिनेताओं को समन जारी किया है। इनमें शामिल हैं राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी माचू। ईडी ने इन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स के प्रचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समन के मुताबिक राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी माचू को 13 अगस्त को हैदराबाद के ईडी दफ्तर में पेश होना है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून PMLA के तहत दर्ज है और इसकी जड़ें मार्च 2025 में दायर एक शिकायत से जुड़ी हैं।
हैदराबाद के मियापुर थाने में दर्ज शिकायत में एक कारोबारी पीएम फणिंद्र शर्मा ने आरोप लगाया था कि करीब 25 बड़ी हस्तियां जंगल रम्मी, A23, जीत विन और लोटस 356 जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार कर रही हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन ऐप्स के प्रचार से युवाओं को नुकसान हुआ, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। एफआईआर में सीधे तौर पर राणा दग्गूबती और प्रकाश राज का नाम जंगल रम्मी, विजय देवरकोंडा का नाम A23 और लक्ष्मी मांचू का नाम योला 247 ऐप से जोड़ा गया है। ईडी का आरोप है कि इन अवैध ऐप्स के जरिए लाखों रुपए की गैरकानूनी कमाई की गई और इसे वैध रूप में बदलने की कोशिश की गई, यानी मनी लॉन्ड्रिंग। दुनिया का सबसे उन्नत और खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे अब भारतीय वायुसेना की ताकत बनने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इन्हें जोधपुर में तैनात किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर नाइट विजन तकनीक से लैस है, जिससे दिन हो या रात हर मौसम में दुश्मन पर सटीक हमला किया जा सकता है, चाहे कोहरा हो, धूल हो या बारिश। अपाचे आधुनिक संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों से युक्त है। इसकी खासियत ये है कि ये किस 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें लगे हथियारों की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर 16 एंटी टैंक AGM, 114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलों से लैस होता है। इसके अलावा इसमें 2 30 मिलीमीटर की गन लगी होती हैं, जिनमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। हेलफायर मिसाइलें किसी भी टैंक, तोप या आर्म व्हीकल को चंद सेकंड में तबाह कर सकती हैं। अपाचे का भारतीय सेना में शामिल होना एक बड़ा सामरिक कदम है, जो देश की सीमाओं में सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। ये कदम भारत की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को आधुनिक आयाम देगा। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात ने फोन कर एयरपोर्ट पर यह धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कॉल करने वाले शख्स के नंबर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु से हुई थी। और अब खबरें दुनिया से। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। उनकी मौत की सजा रद्द कर दी गई है। ये जानकारी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक और ईसाई प्रचारक डॉक्टर KL पॉल ने यमन की राजधानी सना से एक वीडियो संदेश में दी। डॉक्टर पॉल ने बताया कि भारतीय और यमनी नेताओं की लगातार 10 दिन की मेहनत और बातचीत के बाद ये बड़ी सफलता हासिल की गई है। उन्होंने यमनी नेताओं की शक्तिशाली और प्रार्थनापूर्ण कोशिशों के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई की। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब निमिषा को यमन की जेल से निकालकर सुरक्षित तरीके से भारत लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए ओमान, जिद्दा, मिस्र, ईरान या तुर्की के रास्ते से लॉजिस्टिक मदद ली जा सकती है। I want to thank Sheikh Hamoud for his wonderful, powerful efforts, prayerful efforts. Yemeni leader. I want to thank Chairman Mahdi Ibrahim, who has done at age 80, marvelous job, day and night for the last 10 days. And I want to thank all the leadership that is involved to make this a great success, that Nimisha Priya, death is cancelled. By God's grace, she will be released and taken to India. I want to thank Prime Minister Modi ji for preparing to send, please, your diplomats to Oman, whichever side, and take Nimisha professionally, safely. And I want to thank Nimisha's mother, who stayed so faithfully in Sana, in that dangerous place. And her husband, Thomas, I spoke to, faithfully helping all sides. We cannot go into details at this time. What God did, how miracles happened.
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।